खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। समाज के नियम और समाज की संरचना कौन तय करेगा? क्या पूरा समाज मिलकर या फिर चंद समाज के ठेकेदार मिलकर? क्या चंद समाज के ठेकेदार अगर ये कह दें कि प्रेम विवाह गलत, तो क्या प्रेम करना गलत हो गया? या फिर ठेकेदारों ने जो लाखों रुपए मांगे अगर वो दे दिए जाए तो क्या प्रेम विवाह सही हो गया? तो क्या समाज में कुछ गलत होना या सही होना इस पर ही निर्भर करता है कि जिसको आरोपी मान लिया गया वो क्या समाज के ठेकेदारों की जुबान को नोटों की मिठास से बंद कर सकता है या नहीं? नहीं तो हुक्का पानी बंद। राजस्थान के कई हिस्से हैं जहां तुगलकी फरमान सुनाए जाते हैं, जिन्हें न मानने पर लाखों का अर्थदंड लगाया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। बाड़मेर में ऐसी ही घटना सामने आई जहां एक लड़की ने प्रेम विवाह किया तो लड़की के परिवार पर 34 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। ये परिवार मनरेगा में नौकरी करता है और 34 लाख नहीं देने पर 12 साल समाज का बहिष्कार करने की बात की। सोचिए, बुजुर्ग इसी परिवार से 77 साल के, एक 67 साल के हैं, 12 साल वो समाज से बाहर रहेंगे। सवाल यह है कि इस पूरे तुगलकी फरमान को कैसे रोका जाए और कब तक इस तरीके के तुगलकी फरमान राजस्थान की जमीन पर ये समाज के ठेकेदार सुनाते रहेंगे। समाज वाला माने दोषी करे रिया के थोड़ा हाथ भेड़ा है, मजदूरी करने मारा पेट भरो ने मुँह 17 लाख रुपया कटो लाऊं। 17 लाख रुपया मैं कहाँ से भरूँ साहब? मेरे बच्चे छोटे छोटे। ये हमारी गुंजाइश है सरकार से, तो हमारी आज मदद करें, रक्षा करें। माधो सिंह, भंवर सिंह, राम सिंह, वक्ता राम और शैतान सिंह, ये सिर्फ 5 नाम भर नहीं बल्कि ये वो पंच है जिन्होंने तुगलकी फरमान सुनाया है। हमारा सवाल यह है कि अगर इनकी नजर में लड़की ने गलत किया, अगर उस समाज की नजर में लड़की ने गलत किया तो लड़की को गांव में घुसने से रोकने का फरमान सुनाते, लड़की से रिश्ता ना रखने की शर्त परिवार के सामने रखते। अगर ऐसा होता तो भी इस पर बहस होती, लेकिन पहली नजर में हो सकता है नजरिया समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या एक ही सजा पूरे परिवार को इसके बदले देना सही है? सवाल यह भी है कि अगर पुलिस इन 5 पंचों पर कार्रवाई करती है और इन पर मूलभूत सुविधाओं का हनन करने का आरोप लगाती है तो क्या इन 5 पंचों का परिवार भी दोषी माना जाएगा? एक और उदाहरण समझिए, अगर किसी परिवार से एक शख्स चोरी करता है तो क्या पूरे परिवार को वो समाज चोरी की सजा देगा और उसका बहिष्कार कर देगा? अगर ऐसा नहीं तो इस परिवार के साथ ऐसा क्यों किया गया, जिसमें एक बुजुर्ग 77 साल का है और एक 67 साल का है, जिनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा यहां बीता है, यहां उनकी प्रतिष्ठा रही है। अब उनको गालियां दी जा रही है, भरे समाज में खड़े करके उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको समाज में नीचा दिखाया जा रहा है। हाल यह कर दिया गया कि अब ये इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि ये कैसा तुगलकी फरमान, ये समाज का कैसा इंसाफ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी, कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, पूर्व आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी और पीड़ित परिवार खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपके नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब भी मैं आपसे सवाल करूंगा मैं पीड़ित परिवार कहकर ही सवाल करूंगा। सर, तो पहला सवाल आपसे ही है। सवाल यह है कि आपके परिवार को यह कब जानकारी लगी कि लड़की जा चुकी है, वो किसी और से शादी कर चुकी है? चलिए उनसे वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन योगेंद्र जोशी जी, सर सवाल आपसे, क्या वाकई में आपको ये सही लगता है कि एक समाज कुछ भी सुनाता चला जाए, एक परिवार के सारे अधिकारों को छीनता चला जाए, सिस्टम भी ना देखे, पुलिस भी ना देखे, उस परिवार का हुक्का पानी बंद हो जाए और मजबूरी ऐसी कि बुजुर्गों को भी कहना पड़े कि इससे तो बेहतर है साहब इच्छा मृत्यु दे दो?
विजेंद्र जी, आपने सही बात कही है। 200 साल पहले जब हमारे पास आईपीसी या किसी प्रकार के एक्ट्स नहीं थे मौजूद, तब हमारे समाज के ये चुनिंदा पंच लोग समाज को चलाया करते थे। जी। उस समय में यही पंच होते थे, यही न्याय किया करते थे। लेकिन 1861 के बाद जब आईपीसी बन गई है और एक्ट्स बन गए हैं, और राजस्थान में 2019 में ऑनर किलिंग का कानून बन गया, उसके बाद समाज में जो स्वतंत्रता है शादी की, उसमें रोग से संबंधित जो व्यवधान पैदा किए जाते हैं उससे संबंधित विधेयक पास कर दिए गए हैं। जी। उसके बावजूद भी अभी भी हमारे देश में और हमारे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। जी। उसका कारण यही है कि मुकदमे तो दर्ज हो जाते हैं, अभी इनका मुकदमा भी दर्ज हुआ है जी। लेकिन ये पंच जो हैं इनको सजा कैसे मिलेगी? तो हमारा जो कानून बना हुआ है वो है एविडेंस के ऊपर निर्भर करता है। जहां पर ग्राम पंचायतें, जो ये वाली देशी पंचायतें या समाज के जो चुनिंदा लोग हैं वो वहां जो अपनी ठुकरात करते हैं, उसको रोकने के लिए गवाह सबूत आवश्यक हैं। और ये गवाह सबूत ये पीड़ित पक्ष नहीं दे सकता, दूसरे लोग उनके खिलाफ देते नहीं है, इसलिए इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। हरियाणा में देख लीजिए, और जगह देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, जहां भी हैं इस प्रकार के पंचों के जो तुगलकी फरमान है, ये जारी होने के बाद इनको सजा नहीं मिलती। जी। तो हमारे यहाँ क्या है, ऐसे फरमान जब सुनाते हैं सर, ये संविधान से ही ऊपर नजर आते हैं। हाँ, तो वो इसीलिए नजर आते हैं कि इनको सजा नहीं मिलती है। आप देखिए कि और केसेस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, 307 हो गया, और हो गए, इनके अंदर सजा मिल जाती है, आदमी जेल भुगतता है, लेकिन इसमें सजा नहीं मिलती। अब ये मान लो इनको केस दर्ज करेंगे, गवाह सबूत लेंगे, इनके खिलाफ साक्ष्य एविडेंस देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा जी। और उस स्थिति में क्या होगा, ये छूट जाएंगे। अच्छा, ये एक ऐसा अपराध है जिस पर मुझे लगता है कि राजनेता भी टिप्पणी करने से बचते हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक का खतरा होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज भी हमारे समाज के जो टुकड़े हैं, जो ग्रुप हैं, जो सामाजिक तौर से इकट्ठे हैं, उन लोगों को इकट्ठे वोट गिरते हैं। और आज भी हमारी राजनीति जो होती है वो इस जाति और धर्म के ऊपर आधारित है। और अगर जैसे ही जाति को अलग करते हैं, वैसे ही राजनीति में जो वोट जो श्रृंखला है वो टूट जाती है। ठीक है सर, राजनेता उसमें सहयोग नहीं करते। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आर तिवारी जी, सर एक तरफ तो कहते हैं कि कानून का राज है, और दूसरी तरफ ऐसे समाज के तथाकथित ठेकेदारों का राज नजर आता है। कमाल की बात यह है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसी घटनाएं हर दिन हो रही हैं, कहीं ना कहीं पर इस तरीके के फरमान सुना दिए जाते हैं। ब्रजेंद्र, अभी जोशी जी आपको बता रहे थे, आजादी से पहले समाज के फैसले चलते थे, भारतीय दंड विधान लागू नहीं था। आजादी के बाद में संविधान के अंदर कानून में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें अधिकार भी दिए लेकिन हमको कर्तव्य भी दिए। राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार है। अभी जोशी जी कह रहे थे कि राजनीतिक दल भी इस मामले में चुप्पी साध जाते हैं जी। मैं कह रहा हूं जोशी जी, कांग्रेस 36 दलों की धर्म और जाति की राजनीति हम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी वाले करते। उन्होंने पार्टी का नाम कहां लिया है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं मेरी कांग्रेस की मुझे सरकार ये बताइए, राजस्थान एक फिल्म का डायलॉग है सर, आर तिवारी जी, एक फिल्म का डायलॉग है कि महिष्मति का दंड विधान, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये समाज के ठेकेदार कुछ ऐसे ही हो चले हैं। आप मुझे ये बताइए, एक परिवार जिसमें 77 साल का बुजुर्ग है, 67 साल का बुजुर्ग है, अगर उनको बहिष्कृत किया गया, क्या ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी पहले नहीं कि उनको जाकर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए? क्या ये नेताओं की जिम्मेदारी नहीं कि उन परिवार को जाकर सुविधा मुहैया कराई जाए? पहले नहीं बनती जिम्मेदारी? अरे भाई, जब मुकदमा दर्ज हुआ, जब आप परिवादी बन करके जाएंगे, मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ, पुलिस ने मना किया क्या मुकदमा दर्ज करने के लिए? हर इलाके में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में दबंगों का बहुत बड़ा साम्राज्य है। राजस्थान के भी दूर दराज इलाके में दबंगों का साम्राज्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये मुझे अच्छा लगा कि खुले दिल से आपने मांगना कि राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां कानून का राज नहीं है, जहां दबंगों का राज चलता है। निमिषा गौड़ जी, मैं ये कह रहा हूं मैम कि एक परिवार जो ज्यादती झेल रहा है, जिसमें इन बुजुर्गों का कोई गुनाह नहीं है, एक लड़की ने जो भी किया उस केस पे मैं जा ही नहीं रहा, जो यहां पैदा हुए, जिनकी जवानी बीती, बुजुर्ग वो यहीं पर हो गए, अब वो उसी समाज से बहिष्कृत हो गए। क्या नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहले नहीं बनती कि उस परिवार को वहां बसाया जाए, वापस उसको सुविधाएं मुहैया कराई जाए और उनको कहा जाए कि जो जो
आपसे डील करने में, जैसे राशन की दुकान हो गई, बाकी मूलभूत सुविधाएं होंगी, जो आपको मना करे उनके खिलाफ आइए, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए विजेंद्र जी, आज 21वीं सदी में भारत अपनी 74वीं आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है और भारत पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हर व्यक्ति को उसके अधिकार, उसकी स्वतंत्रता और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसी के साथ आज हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृत मैम, 15 महोत्सव भी अगस्त का मना रहे भाषण हैं। नहीं चल रहा है, मैं एक मुद्दे पर आपसे पूछ रहा हूं, उस मुद्दे पर मुझे बताइए मैम। विजेंद्र जी, आप मुझे प्रधानमंत्री कहां से आ गए मैम? मैं गांव की बात कर रहा हूं, एक पंचायत की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आपके वहां के विधायक, आपके वहां के लोकल कार्यकर्ता उस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? और हम इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हैं। आज पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व आप ये कह रहे हैं कि इस परिवार को इंसाफ प्रधानमंत्री दिलाएंगे और कोई नहीं दिलाएगा? 21वीं सदी में प्रवेश करते हुए विश्व में आज 15वीं सदी का, यद्यपि जाति पंचायतों का अपना एक महत्व है, सम्मान है, किंतु 15वीं सदी के कानून को लागू करके गांव की उस ढाणी में जिस तरह से आज कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ कह रहे हैं कि हमारे नियंत्रण में नहीं है जी कानून व्यवस्था, हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ये निवेदन करूंगी, अभी कहा कौन सा तथ्यों को ला रहे हो? मैं कह रहा हूँ 36 कौम को डील करके हम धर्म और जाति के आधार पर नहीं करते। वहाँ पलायन नहीं हुआ उस परिवार का। विजेंद्र, परिवार ने शिकायत दर्ज की है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। समस्या यही है विजेंद्र जी कि आप इस तुगलकी फरमान के साथ 15वीं सदी में डेमोक्रेसी को धकेल नहीं सकते। आज हर भारत का नागरिक स्वतंत्र है, सम्मान। अरे मैम, ये स्वतंत्रता कैसी है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त का कोई कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर आकर भाषण दे रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, ये जिस इलाके से आते हैं वहां आपके नेता होंगे, हारे या जीते मायने नहीं रखता मैम। मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं मैम, मुझे मेरा प्रोग्राम 20 मिनट का होता है, आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाकर मोदी जी की बड़ाई करेंगे? नहीं है। जवाब दीजिए मुझे बताइए, गांव बस्ती में इस परिवार के साथ क्या बीजेपी का नेता खड़ा होगा? अमृत महोत्सव बना रहे, वहां पर गांव की ढाणी में इस तरह से का तुगलकी फरमान, कहां तक उसका औचित्य है? यही तो पूछ रहा हूं मैं। अब मुझे बताइए, ये अच्छा है मैम, अब चलिए ट्रैक पर आया। अब मुझे बताइए, अब मुझे आप ये बताइए निमिषा गौड़ जी, आपके नेता इस पीड़ित परिवार के बीच में कब पहुंचेंगे? आप मुझे या वोट बैंक का डर है? मैं अमृत महोत्सव से कंपेयर नहीं करूं कि एक तरफ तो हम विश्व में मना रहे अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ बाड़मेर के उस गांव में जातीय पंचायत के खौफ। अरे मैम, अमृत महोत्सव उस परिवार को भी मनाने दीजिए ना, वो भी हिंदुस्तान का ही है। बात मैं ये कह रहा हूं मैम, सवाल को समझिए। एक और सुनिए निमिषा गौड़ जी, नहीं मैम नहीं, ठीक है, मैं आपके पास आ ही नहीं रहा। योगेंद्र जी, मुझे समझ नहीं आता कि एक छोटे से मुद्दे को हम उठाकर लाते हैं, क्योंकि वो मुद्दा हमारी नजर में बहुत बड़ा है। एक परिवार को बहिष्कृत कर देना, उससे बड़ा अपमान उस परिवार का कुछ नहीं, क्योंकि जिनके बीच में वो सम्मान से रहते हैं वही गालियां देते हैं। मैं पूछ रहा हूं, अगर नेता वहां पहुंच जाए और कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, क्या वो समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा? योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है, लेकिन मेरी 20 मिनट की डिबेट आप इसको अगर भाषण की तरह इस्तेमाल करेंगे, मैं नहीं लूंगा। आप उसको कंपेयर करके रखना होगा। ठीक है, फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। योगेंद्र जी रुक जाइए। निमिषा जी, मैं फिर सवाल कर रहा हूं। योगेंद्र जी, माफी के साथ परिवार है, ठीक है, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। योगेंद्र जी, निमिषा जी, फिर मैं सवाल कर रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि आप बाड़मेर के अपने नेताओं को क्या इस परिवार के बीच भेजेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, बीजेपी आपके साथ खड़ी है, इस तुगलकी फरमान के खिलाफ खड़े हैं और आपको सारी सुविधाएं यहां पर दिलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है? बताइए। देखिए, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है राजस्थान की, और बाड़मेर के जिस परिवार के साथ ये हुआ है, यद्यपि मैं फिर कहूंगी, भारत का हर नागरिक को जाति सूचक लगाने का अधिकार है और जाति पंचायत का अपना, मैंने आपसे जो सवाल किया जवाब देंगे, लेकिन अभी स्थिति जो हुई है, निश्चित तौर पर उन्हें कानून का संरक्षण मिलेगा और पूरजोर में कहूंगी, नहीं जाएंगे ना बीजेपी के नेता? बस मैं क्यों नहीं जाएंगे? अब मुझे ये मत कहिएगा, आप इंटरप्शन करके आप बात नहीं, अब मैं इंटरप्ट करूंगा मैम। योगेंद्र जी, देखिए, दोनों ही बहुत साफ गोई से बता रहे हैं कि हम समाज के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ बैठकर ये जरूर कहेंगे कि कानून अपना काम करेगा। योगेंद्र जोशी जी। विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण के अगर आप अंदर चले जाएंगे, जैसा मैं समझता हूं, तो अंदर आपको राजनीति मिलेगी। ये जो पक्ष होगा ये दूसरी राजनीतिक पार्टी का होगा और जो दूसरा पक्ष होगा वो दूसरी राजनीतिक पार्टी का होगा जी। और आप देख लीजिएगा, ये दोनों पक्षों को संभालने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जाएगी,
लेकिन जब चले जाएंगे, जब बहुसंख्यक पार्टी वाले जो जिसका समर्थन करते होंगे, वो राजनीतिक पार्टी वाले तुरंत उनका सहयोग करेंगे। और अगर ये जो वाला पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, इसका राजनीतिक जो ओहदा है अगर वो अपने क्षेत्र में कम है या हल्का है, तो उसको सहयोग करने के लिए राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य वहां नहीं जाएगा जी। दूसरा, कानून का आप बात करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरे भाई, कानून तभी काम करता है जब वो राजनीतिक पार्टियां जो शासन करती हैं, वो उस कानून को लागू करवाती हैं जी। और अगर वो लागू नहीं होता है तो उसके ऊपर वो एक्शन लेती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको चाहिए ठीक है कि सर, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने चाहिए और कानून की पालना करानी चाहिए। ठीक है, पीड़ित पक्ष हमारे साथ लगातार बना हुआ है, वो इस बहस को भी सुन रहा है। सर, अब सवाल आपसे है, आपके खिलाफ जो है तुगलकी फरमान जारी किया गया, आप अपनी फरियाद को लेकर किस किस के पास पहुंचे, किन किन को यह कहा कि हमें इंसाफ दिलाइए? अच्छा, मैं बाड़मेर में गया था एसपी साहब के पास। जी, ठीक है सर, आप एसपी साहब के पास गए और किसके पास गए? मैं शिवाना कोर्ट में गया। जी, फिर कोर्ट में पुलिस ने 3-4 दिन कुछ नहीं किया, जी, तो मैं फिर कोर्ट में दायर किया साहब मुकदमा। जी, फिर मुकदमा दायर किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि आपका सब हो जाएगा। जी, तो मैं कहा ठीक है साहब, हमको न्याय दिलाओ। जी। कितने दिन हो गए कोर्ट में दायर किए हुए और जी। कोर्ट की तरफ से कहा गए? तो अभी उसकी कार्रवाई अभी मैं इच्छा मूर्ति में वहाँ गया था, मैंने बोला साहब को, जी, मैं कहा मैं इन पंचों से तंग आ गया हूँ, मुझे 17 लाख 34 लाख दो भाई, कहाँ से भरेंगे? हम नरेगा में मजदूरी करते हैं, नरेगा में मजदूरी करके भरण पोषण करते जी। बाल बच्चों का, तो मैं 17 लाख रुपया कहाँ से लाके दूं? जी, 34 लेकिन लाख ये रुपया बताइए कि जब दोनों आप भाई का। एसपी साहब के पास चले ही गए तो कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? एसपी साहब ने क्या कहा था आपको? क्यों? एसपी साहब से जब साहब ने मिलने तो गए? मेरे को हमारे को एक रसीद दिया था कि जाओ, फिर पुलिस ने यहाँ कुछ किया नहीं। जी, हाँ जी। तो दोबारा एसपी से नहीं मिले कि देखिए तो यहाँ- आपकी यहाँ रसीद पुलिस पर वाले कोई को कार्रवाई उनको नहीं कोई होती? 5-7 दिन पुलिस वाले उनको नहीं गए। जी, अभी नहीं आप हुई कहाँ रह साहब, रहे भाषा हैं? में नहीं किया। खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे फिर हैं? कोर्ट में मुकदमा दायर किया। जी, अभी मेरा गांव, मैं लुधराड़ा गांव है मेरा, शिवाना तहसील में। जी, मेरा नाम खंगार सिंह है। जी। सर, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? शिवाना तहसील, जिला बाड़मेर। मैं मेरे घर पे दाल रोटी खाता हूँ सब। जी, जैसे मेरे गांव में मेरा मकान बना हुआ है सब, जी, कच्चा मेरा मकान है, उस मकान में मैं रहता हूँ। जी। मेरा परिवार, मेरा भाई, हम। लेकिन अगर आप आसपास से सामान लाना चाहते हैं, कोई बात करता है या नहीं करता कोई? नहीं, गांव वाले कोई बात नहीं करते, ना समाज वाले बात करते हैं। मोकल से चौराहे दुकानों से सामान लाता हूँ, जी, तो ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। आर तिवारी जी, देखिए ये किस तरीके की व्यवस्था है, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। अगर इस तरीके की घटना एक एसपी के ऑफिस तक पहुंच जाए, जिले में सबसे ऊंचे ओहदे पर वो बैठे हैं, उसके बाद भी अगर कोर्ट की शरण लेनी पड़ जाए तो फिर क्या किया जाए? मैं खुद मान रहा हूँ, पीड़ित पक्ष टेलीविज़न पे आके ये कह रहे हैं कि वो एसपी के यहाँ गए और 5-7 दिन तक वहाँ एक्शन नहीं हुआ, फिर इस्तिगासा के माध्यम से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। तो मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो आदमी अगर इतना अकर्मण्य है तो उस आदमी को वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। जी। और मैं आपसे कह रहा हूँ विजेंद्र, राज्य मैं में आपके कांग्रेस पास की में सरकार है जिम्मेदारी से और कह रहा कांग्रेस हूँ का जी, प्रतिनिधि यहाँ कि बैठ करके अगर बोल रहे वहाँ हैं। सुप्रिंटेंडेंट निश्चित तौर ऑफ पर पुलिस आर.आर. जी, ने आप बताइए, इस मामले कार्रवाई में करिए
अगर कहीं लापरवाही बरती की तो उनको सजा मिलेगी। ठीक है निमिषा जी रोके मत मुझे, मेरा मकसद है उस परिवार को सहायता करना मैम, मेरा मकसद है। ठीक है अब रुक जाइए, ठीक है सर रुक जाइए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। आर तिवारी जी सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। आर तिवारी जी, इस परिवार के बीच में चाहे वो नेता पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, पुलिस के अधिकारी पहुंचे या पुलिस पहुंचे, इस परिवार को तुरंत क्या सहायता की जा सकती है? हमारे आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी के पास में आपकी डिबेट का गया, मैं भी वहीं था। उन्होंने वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं और ब्लॉक अध्यक्ष उनसे कहा तुरंत जाकर के मिलो और उनको जो भी कुछ आवश्यकता हो, खाने पीने की या जो भी आवश्यकता हो, उनको वो तुरंत मदद पहुंचाए। और मैं संगठन का प्रतिनिधि विजेंद्र और मैं सरकार, हमारी पार्टी की सरकार में दोनों तरफ से आपसे कह रहा हूं, पीड़ित परिवार को इस्तिगासा के माध्यम से अगर ऐसा करना पड़ा तो उसकी जांच होगी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ काम होगा। पीड़ित प्रशासन और ऐसे पंचों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करेंगे? ऐसे पंचों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करेंगे? आपको कोई 34 लाख रुपए का जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। गांव वाले आपको प्यार करेंगे अगर आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार या आपको गांव से सर पंचों को कस देंगे तो समाज अपने आप कस जाएगा। निमिषा गौड़ जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं। विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष का असली चेहरा तभी दिखाई देता है जब पीड़ितों के साथ उनके आंसू पहुंच जाए। इस मुद्दे पर क्या करें? इनको तो सरकार नजर आ रही है निमिषा, ये तो सोच रहे सरकार गिरे सरकार में आ जाए। और कानून व्यवस्था से सोती सरकार को जगाने का काम, वर्चुअल सरकार को जगाने का काम और लचर मैम इस मुद्दे में मुझे बताइए ना क्या करेंगे, मुझे सीधा बताइए क्या करेंगे मैम। आज देखिए जिस तरह से पीड़ित परिवार सामने आया है, निश्चित तौर पर लचर कानून व्यवस्था को जगाने के साथ में इस तरह के 15वीं शताब्दी के अरे मैम इस परिवार के लिए क्या करेंगे, मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे। क्या कर रहा है निमिषा जी देखिए आप बहुत गोल गोल घुमाते हैं मैम। मैं ये कह रहा हूँ बाड़मेर में आपका संगठन है, जातीय बाड़मेर में बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, लेकिन निमिषा गौड़ जी मैं कह रहा हूँ बाड़मेर में आपका जिला अध्यक्ष होगा बीजेपी का। निश्चित तौर पर विजेंद्र जी गांव के अंदर भी कार्यकर्ता होंगे, गांव में भी कार्यकर्ता होंगे। तत्काल इस परिवार को सहायता क्या मिले कि इसको लगे कि मेरी बात जयपुर तक पहुंची है तो उसका असर हुआ है। के साथ कार्य करता है भाजपा नेतृत्व, हमेशा सेवा ही संगठन, सर्वधर्म संभाव। और मैम फिर मैं वही कहूंगा आपको कि बयानों से पेट नहीं भरता है, बयानों से नहीं भरता है। मैम सीधा सवाल कर रहा हूं, सीधा जवाब दे दीजिए। योगेंद्र जोशी जी फाइनल कमेंट में आपसे सर, इस परिवार को तत्काल क्या राहत मिलनी चाहिए? बीच में है ये तत्काल राहत का तो ये है कि पुलिस वाले तुरंत इसके पास पहुंचने चाहिए जी, और अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो आईपीसी ऑफेंस दर्ज करने चाहिए, दर्ज करके इसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, उन्हें तुरंत अंदर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऐसे साक्ष्य पुलिस एकत्र नहीं कर पाएगी तो पेश होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर पंच आप बन गए हैं तो बेलगाम हो गए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निमिषा जी, आपका भी शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी, और जो परिवार से जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि कानून का राज होना चाहिए, समाज के इन ठेकेदारों का राज नहीं होना चाहिए जो किसी परिवार की जिंदगी को नर्क बना दे। नमस्कार।